है अमलेंदु उपाध्याय। ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया है, युद्ध रुका हुआ है, लेकिन युद्ध के बाद अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं सामने, उनसे ये पता चल रहा है कि जो दावे किए गए थे, चाहे वो इसराइल की तरफ से किए गए हों, चाहे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए गए हों, वो दावे कितने खोखले नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले अभी रिपोर्ट आई कि किस तरीके से पेंटागन की, जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का हेड ऑफिस है, उसकी एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी तरह के नुकसान न होने की बात कही गई थी, जबकि ट्रंप का दावा था कि उसको तहस नहस कर दिया गया है। और अब इसराइल से जो खबरें आ रही हैं, इसराइल में पहले ही दिन जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, दावा किया गया था कि ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों और कई कमांडरों को मार दिया गया है। उनमें से कई कमांडर अब ईरान में जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, उस जश्न में शामिल हो रहे हैं और उसमें दिखाई पड़ रहे हैं ये दावे। और दूसरी तरफ इसराइल की ओर से किसी तरह के नुकसान को बहुत कम करके दिखाया गया था, लेकिन अब जो नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि कितना भयावह ये युद्ध साबित हुआ है इसराइल के लिए। ताज़ा तरीन जो खबर आ रही है, ईरान के कई कमांडर्स, जो सेना के बड़े अधिकारी थे, उनके बारे में, जिनको दावा किया था इसराइल ने कि उनको मार गिराया गया है। जो हमला किया गया था ईरान के ऊपर परमाणु ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर, उसमें दावे किए गए थे कि कम से कम वहां पर करीब 17 परमाणु वैज्ञानिकों को और कई सेना के कमांडरों को मार गिराया गया है। लेकिन अब उनमें से कई लोग जिनका नाम बताया गया था कि उनको मार गिराया गया, वो अब दिख रहे हैं वहाँ पर। जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जो जीत का जश्न हो रहा है। अमलेंदु जी, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके जो दिखाई पड़े हैं, दावा किया था? कम से कम 4 ऐसे कमांडर्स का नाम आ रहा है ईरान के, जिनको इसराइल ने दावा किया कि उनको मार दिया गया है, लेकिन अब वो एक सार्वजनिक जगहों पर वो दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ समीर जी, एक तो 24 जून की रात को जो तेहरान में मनाया गया एक सार्वजनिक तौर पर जश्न, आप उसको कह सकते हैं, या है, उसमें कुद्स फोर्स के कमांडर जो है ब्रिगेडियर इस्माइल कानी, वो सार्वजनिक तौर पर देखे गए उस जश्न में शामिल होते हुए लोगों के बीच वो मौजूद थे। और उनको मारने का दावा जो है वो इजराइल ने किया था कि 13 जून की जो उसने अटैक किया था, उसमें कमांडर इस्माइल कानी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो 24 तारीख को देखे गए। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से आया हो, कई टीवी चैनल से उसको जारी किया। जो प्रेस टीवी, ईरान का सरकारी समाचार चैनल है, उसने इसको जारी किया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसने जारी किया। और अल जजीरा की जो अरबी चैनल है, उसने भी ये फुटेज जारी किया कि इस्माइल कानी जीवित हैं, वो तेहरान में शरीक हो रहे हैं उस जश्न में। जी। दूसरा, एक ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, उनका भी ये था कि इनको जो है वो मार गिराया गया, लेकिन ये भी मालूम पड़ा कि वो मौसवी जो है वो भी जीवित हैं। और इसके साथ रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा घराई आश्तियानी, उनके बारे में भी ये कहा गया था कि उनकी भी जान चली गई है, लेकिन वो भी जो है जीवित है, ये खबर आई है। और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अनुसार मई 2025 में जो है उनकी भूमिका की पुष्टि होनी है, जो प्रतिबंध लगाए थे उसके अनुसार। तो यानी ये 3 बड़े नाम जो हैं, जिनके बारे में कहा गया था कि ईरान ने निपटा दिए हैं, इजराइल ने निपटा दिए हैं, वो जीवित हैं और सार्वजनिक तौर पर उनकी उपस्थितियां देखी गई हैं। ये खबरें वहां से आई। तो ये खबरें आई हैं कि वहां पर कम से कम सेना के 4 बड़े अधिकारी जो हैं, उनको, जिनको दावा किया गया था इसराइल की ओर से कि उनको मार गिराया गया है, वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाकायदा दिख रहे हैं और उनके बारे में समाचार एजेंसियां खबरें भी छाप रही हैं, प्रसारित कर रही हैं। तो ये इसराइल का ये दावा, और इसराइल ने जब हमले किए थे 13 जून को ईरान के ऊपर, तब कई दावे किए गए थे। जब पलटवार किया ईरान ने, तब इसराइल का कहना था कि उसे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाद में नुकसान की तस्वीरें आनी शुरू हुई, तब इसराइल ने भी स्वीकार करना शुरू किया कि उसको नुकसान हुआ है। अब जो खबरें आ रही हैं, वो पता लग रहा है कि 300 से ज़्यादा वहाँ पर स्कूल नष्ट हो गए हैं, और तेल अवीव, हाइफा, इस तरह के कई शहर, वहाँ पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। सेना, जो सैन्य ठिकाने हैं, और वहाँ का गृह मंत्रालय है, और भी बहुत सारे जो सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनको नुकसान हुआ है। ये खबरें आ रही हैं और इसराइल के तमाम दावों की पोल खुलती
नजर आ रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कल ये खबर हम लोगों ने दी थी इसी कार्यक्रम में और बताया था कि पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हुई है, उसकी खुफिया रिपोर्ट, वो ये कह रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, उसके जो परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु संयंत्र हैं, उनको नष्ट कर दिया गया है। साफ तौर पर उस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, केवल इमारतों को नुकसान हुआ है, परमाणु कार्यक्रम जस का तस है। और कुछ ही समय के बाद यानी लगभग महीने भर बाद चाहे तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से स्टार्ट कर सकता है। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। तो अमलेंदु जी, ये इसराइल और यानी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ही नेताओं की किस तरह से और उनके अपने देश की जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर इनके दावे गलत साबित हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से कई बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, वहाँ की मीडिया भी पूछ रहा है कि आखिर क्या तेहरान को यानी ईरान को हमने नष्ट कर दिया उसके परमाणु कार्यक्रमों को, उस पर क्या जवाब है। हालांकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पर दी थी, जो पेंटागन की रिपोर्ट थी उसको लेकर उन्होंने उन मीडिया हाउसेस की आलोचना की थी जिन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया था और प्रसारित किया था। लेकिन ये पेंटागन की रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है और वो लीक हो गई है, तो ये सारे सवाल उसके बाद से ही उठ रहे हैं। ये उन मीडिया हाउसेस की अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है, अपनी कोई उनकी खबर या उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया है। हाँ, बिल्कुल कोई वेरीफाई नहीं किया है। और जो पेंटागन की रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स, दो वहाँ की जो प्रतिष्ठित कहे जाते हैं मतलब मीडिया आउटलेट्स में, वहाँ प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर ट्रंप जो थे पूरी तरीके से बौखलाते हुए दिखाई पड़े और ट्रंप ने उनको झूठा और फेक न्यूज़ का यानी क्या क्या वो कह दिया। और जो उनकी प्रेस सचिव हैं लेविट के, उन्होंने जो है कहा कि साहब ये जो है हारे हुए लोग हैं और ये ट्रंप को बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। ये उनकी तब से कहा गया। तो यानी घिरे हुए जो थे बहुत ज़्यादा नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद उसको डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसका असर भी देखा गया उन खबरों का कि जब वो जा रहे थे नाटो की बैठक में बातचीत करने के लिए, तो नाटो के लिए भी जाने क्या क्या उन्होंने सब कुछ कह दिया। और उसके बाद फिर ये लगने लगा कि शायद नाटो से अमेरिका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नाटो के भी कई देशों ने ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले की जो थी वो आलोचना की थी। तो इसलिए उन्हें लगा कि अब ये नाटो भी बिखर जाएगा, लेकिन फिर वो नाटो ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो वो खुशी खुशी लौट आए। अब जब लौट के आए हैं समीर जी घर अपने यानी व्हाइट हाउस जब लौट के आए हैं, तो बड़े मज़ेदार बात यह है कि जो व्हाइट हाउस है वो एक वीडियो जारी कर रहा है और वीडियो जारी करके कह रहा है कि डैडी घर आ गए हैं। अरे अरे डैडी, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने नीदरलैंड के हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और ये वीडियो जारी करके डैडीज होम करके उसने मतलब 1 मिनट का वीडियो है वो दिखाया। हम वो स्क्रीनशॉट व्हाइट हाउस का दिखा भी सकते हैं कि वो किसने किस तरीके से दिखाया है। तो लिखा हुआ है कि डैडीज होम, हे डैडी, ये ये जो विजुअल्स, ये स्क्रीनशॉट है, ये उसी का है जो व्हाइट हाउस की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी बिल्कुल उस तरीके का है कि जैसे बहुत कोई जंग जीत कर वापस आए हों, घर लौटे हों, और ये इस तरीके का वो ट्वीट किया गया। लेकिन अपने ही घर में अपने ही मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर घिरे नजर आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से पेंटागन ने उनके तमाम जो उन्होंने क्लेम किया था, दावे किए थे, उसकी हवा निकाल कर रख दी है। ये इतना बड़ा ये मुद्दा था, इसको लेकर जब ईरान पर हमले हुए उसके परमाणु ठिकानों पर, डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, बल्कि कुछ ही देर बाद उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया और उसमें यह साफ तौर पर कहा कि ईरान के जो प्रमुख 3 परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु संयंत्र हैं, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और नष्ट कर दिया गया है। लेकिन वही पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके परमाणु ठिकाने भी सुरक्षित हैं और परमाणु कार्यक्रम भी उसका अपनी गति से जारी है। थोड़ा बहुत उसमें अब डिले जरूर होगा, लेकिन उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये नुकसान नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर कहा गया है। और जो नुकसान हुआ भी है वो उसके ढांचागत जो संरचना है, मतलब ऊपर की जो चीज़ें उनको नुकसान हुआ है, और जो उसकी यूरेनियम संवर्धन की इकाइयां थी उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। CNN की रिपोर्ट में पेंटागन के हवाले से ही कहा कि जो सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया जा रहा था कि साहब फोर्डो जो सबसे बड़ा उनका संयंत्र है उसे नुकसान हुआ, तो फोर्डो को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, उसकी जो बाहरी संरचना है उसको भी नुकसान नहीं हुआ है, ये CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा। इसी पर ट्रंप जो थे पूरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो एक तरह से कहा जाए कि इस पर आ गए थे कि ये जो है मतलब झूठा
फैला रहे हैं। ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा उन दो का नाम लेके उन्होंने और कुछ संपादकों और उनका लेके भी उन्होंने वो ये आरोप लगाया। जी, तो उन्होंने आरोप लगाया और कहा ये फेक न्यूज़ ये मीडिया हाउसेस फैला रहे हैं और इसलिए फैला रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप को बदनाम किया जा सके। और यहाँ तक कि उनके जो सलाहकार थे मध्य पूर्व के, उन्होंने तो बाकायदा ये उनको देशद्रोही तक बता दिया और कहा कि ये देशद्रोह जैसा काम कर रहे हैं। यानी जो पेंटागन की ही रिपोर्ट को उन्होंने प्रकाशित कर दिया, उन्होंने उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे दी तो उनके ऊपर आरोप लगने लगे। लेकिन ये पेंटागन की रिपोर्ट है जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। और अब इसराइल के भी तमाम दावे जो थे वो अब किस तरीके से धराशायी होते दिख रहे हैं वो साफ हो रहा है। उसने कई जो कमांडर थे यानी सेना के बड़े अधिकारी थे उनको मार गिराने का दावा किया था, लेकिन वो बहुत उनमें से कई जो सैन्य अधिकारी है वो बाकायदा ईरान में सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे जा रहे हैं। और बहुत सारे ईरान को लेकर कई दावे किए गए थे इसराइल की ओर से भी, लेकिन आखिरकार इसराइल और अमेरिका ने ही सीज़ फायर के लिए कोशिशें शुरू की और ईरान ने सीज़ फायर को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसका ये कहना है कि अगर अमेरिका और इसराइल की ओर से हमला नहीं होगा तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उसने जवाबी कार्रवाई ही की है। अब इसराइल और अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से वहाँ की जनता में आक्रोश दिख रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स उस आक्रोश को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। बिल्कुल, ये सारी रिपोर्ट्स आक्रोश को बढ़ाने वाली हैं और ये साफ तौर पर समझ में आने लगा था ट्रंप को कि जिस तरीके से CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पेंटागन के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके बाद ट्रंप की जो हवाई बातें थी और जिस तरीके से वो अपने पायलटों का बहुत शाबाशी दे रहे थे, वो सारी एकदम उनके खिलाफ माहौल बन जाएगा कि ये व्यक्ति जो है किस तरीके से मिथ्या बातें कर रहा है। तो ट्रंप जो थे वो खुलकर एकदम से टूट पड़े इन मीडिया के ऊपर। और अभी थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले ही वो फिर जो है वो नाराज हुए हैं और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे लिखा है, वो हम दिखा भी सकते हैं कि फेक न्यूज CNN इज सो डिस्गस्टिंग एंड इनकॉम्पिटेंट, सम ऑफ द डम्बेस्ट एंकर्स इन द बिजनेस। मतलब CNN के ऊपर इतना ज्यादा नाराज हो गए कि कह रहे हैं कि वो डम्बेस्ट एंकर्स जो हैं वो है इस क्षेत्र में CNN के। ये उन्होंने एक तरीके से हमला जो है वो बोला, ये मतलब ये हिंदी में इसको कह सकते हैं कि फर्जी खबर CNN बहुत ही घिनौना और अक्षम है। व्यापार जगत के कुछ सबसे बेवकूफ एंकर जो हैं वो इसके हैं। ये ट्रंप ने मतलब कि जो मीडिया के उनके कहने का मतलब ये है कि मीडिया के इस दुनिया में जो सबसे बेकार और मूर्ख एंकर हैं वो सारे CNN के पास है, क्योंकि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खास तौर पर जो पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है उसको प्रकाशित किया है, वो खबर दी है। तो ये अब उसको लेकर चाहे जितना अपनी बौखलाहट दिखाएं डोनाल्ड ट्रंप और चाहे जो, लेकिन ये चीज़ तो अमलेंदु जी ईरान ने शुरू में ही कहा जब वहाँ पर हमले किए अमेरिकी जो हवाई जहाज़ से जो बम गिराए गए, तभी उसने कहा कि उसके परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ढांचागत नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन वो सब दुरुस्त कर लिया जाएगा। और उसको हमले की आशंका पहले ही थी, तो उसने अपने सारे जो यूरेनियम था, संवर्धित यूरेनियम और ज़रूरी चीज़ें थी, उन सबको पहले ही शिफ्ट कर दिया था। ये ईरान की तरफ से हमले के जस्ट बाद ही ये बयान आया था। हाँ बिल्कुल, ईरान का तुरंत बयान आ गया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसको जैसे हमले की सूचना ट्रंप ने शेयर की थी तुरंत ईरान की तरफ से आ गया था। और उसके बाद फिर ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि ये जंग जो है आप जुआरी हैं ट्रंप साहब, ये जंग आपने शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे। और ख़त्म भी ईरान ने की जंग। जब अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने मिसाइल दागी और उसके बाद ट्रंप ने तुरंत जो था वो सीज़ फायर की घोषणा कर दी। और ये सामने आ गया कि ट्रंप जो थे वो घबरा गए थे। एक तो जिस तरीके से वहाँ रिपोर्ट्स आई ट्रंप के खिलाफ और कि मतलब ट्रंप जो झूठी बात कर रहे हैं कि वहाँ ईरान को नुकसान पहुँचाया उसके परमाणु संयंत्रों को, ये गलत है और कोई परमाणु संयंत्रों को नुकसान नहीं पहुँचाया। पेंटागन की जो खुफिया रिपोर्ट थी उसी के हवाले से CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से ये सामने चीज़ें आई उससे ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा अमेरिका में बढ़ा। तो ये तो अब ट्रंप जो है वो सीधे सीधे हमला। अब उसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस पूरे हमले का जिसके लिए पूरा देश इसके विरोध में था, वहाँ की विपक्षी पार्टियां विरोध में थी और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में भी कई सांसदों ने सीधे तौर पर विरोध किया था, बावजूद इसके अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया, उसने ईरान पर हमले किए। तो आखिर उसका फायदा क्या हुआ, ये अब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है वहाँ पर। हाँ नहीं, डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने इस युद्ध में भाग लिया, ये युद्ध हमारा नहीं है। तो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक तरीके से ये साफ तौर पे कहा कि ये युद्ध हमारा नहीं था। और जब ये युद्ध हमारा नहीं था तो अमेरिका को इसमें भाग लेने की आवश्यकता क्यों थी, ये सवाल जो थे वहां उठे। और अगर आपने युद्ध में भाग लिया तो इसका नतीजा क्या हुआ, जो लक्ष्य आपने बताए थे, पहले तो कहा कि भाई हम वहां रिजीम चेंज कर देंगे। ट्रंप ने खुद तो सोशल पर लिखा कि अगर ईरान को जो है प्रगति के रास्ते पर मौजूदा नेतृत्व तो नहीं ले जा सकता है तो क्यों ना इसको बदला जाए, रिजीम चेंज क्यों ना किया जाए। पहले आपने ये कहा, फिर आपने कहा कि हम उसको परमाणु उसका हमने नष्ट करेंगे, वो हमने नष्ट कर दिए। तो जब वो परमाणु नष्ट भी नहीं हुआ, रिजीम चेंज भी नहीं हुआ, तो आखिर ये किस मसले पर आपने मतलब इस युद्ध का नतीजा क्या निकला और अमेरिका को उसमें कूदने की आवश्यकता क्यों थी, अमेरिका को इससे क्या हासिल हुआ। और ये देखिए जब जो सीज फायर की जब घोषणा की उन्होंने, तो किस तरीके से ईरान के उसी रेजीम की, उसी सत्ता की उन्होंने किस तरह से तारीफ की। हाँ बिल्कुल, उसी की तारीफ की और ये कहा कि भाई इन्होंने बड़े अच्छे मिसाइल बनाए। जी हाँ। ये भी कहा। और फिर ईश्वर जो है उनको सब कुछ दे, ये सब तरक्की करे और मतलब ये ईरान को, इजराइल को, दोनों को ईश्वर आशीर्वाद दे, ये सब उन्होंने कहा। तो लेकिन उसका असर जो है वो क्या हुआ, उसके बाद ये देखने में आया कि ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि हम तब रुकेंगे जब इजराइल रुकेगा, क्योंकि हमला इजराइल ने शुरू किया है। तो इजराइल अगर रुकता है तो हम भी रुक जाएंगे। उसके बाद वही हुआ और उसके बाद वहाँ जो थी वो जश्न मनाया गया। अब इसमें जो बड़ी खबर है समीर जी, वो ये है इस बड़ी खबर में कि जो 3 बड़े बताए जा रहे हैं सैन्य अधिकारी, वो वहाँ जो है वो मिले हैं, मतलब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं बाकायदा। जी हाँ, कार्यक्रम में बाकायदा नजर आ रहे हैं। और जबकि कहा यह गया था कि साहब ये खासतौर से इस्माइल कानी का नाम जो है सॉरी वो वो आ रहा है कि इस्माइल कानी को जो है दावा किया गया था, इस्माइल कानी अब मतलब को इनको निपटा दिया है, मतलब ईरान ने। ये कहा गया कि जो 23 जून का जो था वो, उसमें इजराइल के हमले में इस्माइल कानी भी जो है वो मारे गए। लेकिन वो इस्माइल कानी जो है 24 जून की रात में जो वहाँ जश्न एकदम से मनाया गया है, उसमें साफ तौर पर वो दिखाई पड़े हैं कि वो वहाँ मौजूद हैं, उसमें जश्न मना रहे हैं। और ये वीडियोस भी जो है वो जारी हुए हैं। और ये वीडियो जो है अल जज़ीरा ने भी जारी किया है, प्रेस टीवी ने भी जारी किया है, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी उसने भी जारी किया है। कई तरफ से ये आई हैं सूचनाएं कि ये इस्माइल कानी जो है वो जीवित है। तो ये बातें सामने आई हैं। तो ये बातें सामने आई हैं कि इस्राइल ने जो दावे किए थे कि उन्होंने ईरान के कई कमांडर्स को मार गिराया है, अब जिन कमांडर्स का नाम बताया जा रहा था उनमें से कई लोग बाकायदा वहाँ के जो जीत का जश्न बन रहा है वहाँ शामिल हो रहे हैं। तो अब इस इस्राइल के इस दावे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो जानकारियाँ या जो क्लेम किया गया था ईरान को हुए नुकसान का, वो उसी तरीके से वो दावे भी उनका खोखले साबित हो रहे हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो एक तरफ तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि दोनों ही देशों को मजबूरी में ईरान के साथ सीज फायर करना पड़ा, और दूसरी ओर ये नुकसान की भी जो बातें आ रही हैं कि दोनों देशों को नुकसान भी हुआ, खास तौर पर इसराइल को। और अब ये भी बात इन जो ये नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर अब ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की ओर से जो ईरान के नुकसान की बात कही गई, इसका मतलब उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया और वास्तव में उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि इसराइल ने दावा किया है। हाँ, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इसराइल ने दावा किया, और जो उसने बड़े नाम बताए थे वो एक तरीके से उसकी सूचना गलत थी, ये कहा गया है। और समीर जी, अब हालांकि जो ईरान है उसने ये स्वीकार किया, उसका जो प्रेस टीवी है उसने ये स्वीकार किया है कि उसके परमाणु वैज्ञानिक जो हैं सेदिगी सबर, उनके परिवार के 11 सदस्यों की मौत जो थी वो हुई है ईरान के हमले में। ये उसने स्वीकार किया है कि उनके साथ साथ उनके 11 सदस्यों की मौत जो है ये जो है वो हुई है। और ये जो ईरान इजराइल का युद्ध विराम लागू हुआ उससे कुछ समय पहले जो है ये हुआ था। तो ये हमला जो है कैस्पियन सागर के पास उत्तरी ईरान के शहर अस्तानेह अशरफी में हुआ था। और ये उनके जो चित्र हैं वो भी उसने
शामिल किए हैं। और उसका ये भी कहना है रिपोर्ट के अनुसार कि इजराइल ने देश पर 12 दिनों के हमले के दौरान कम से कम 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। तो ये तो इसने ईरान ने स्वीकार किया है कि उसके 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। लेकिन जिन इस्माइल कानी के बारे में सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि वो सबसे प्रमुख जो है कुछ कमांडर फोर्स के चीफ जो है उनको इजराइल ने मार गिराया है, वो जो है वो जीवित है और दिखे हैं तेहरान में जश्न मनाते हुए जनता के बीच। जी बिल्कुल। तो ईरान में जो जनता वहाँ के आज जीत का जश्न मना रही है, उसमें वो ईरान के सेना के वो कमांडर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं जिनके लिए दावा किया था इसराइल ने कि उनको मार गिराया गया है हमलों में। तो और दूसरी ओर ईरान में तो ये जश्न मन रहा है, लेकिन अमलेंदु जी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इसराइल में भी वहाँ की जनता में नाराजगी है। एक तरीके से इन दोनों देशों की जनता ये मान रही है कि इस युद्ध से केवल और केवल इनका नुकसान हुआ है, ईरान को फायदा हुआ है, और ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खमेनेई के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, जबकि अमेरिका का ये लक्ष्य, महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि इसमें ईरान की सत्ता से खमेनेई को बेदखल कर दिया जाएगा और वहाँ अपनी पसंद की कोई सरकार बनाई जाएगी। तो ये दोनों ही अपने मिशन में नाकाम रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी। अब इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ वहाँ स्थितियाँ और ज़्यादा प्रतिकूल होने वाली हैं। हाँ, दोनों जो है स्थितियाँ जो दोनों नेताओं के खिलाफ प्रतिकूल होने वाली हैं। और समीर जी, अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल की अंदरूनी राजनीति जो है उसमें खुलकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। और आज उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी है जी, और उस पोस्ट में वो एकदम से कहा जाए कि खुलकर नेतन्याहू के समर्थन में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे इजराइल को कोस रहे हैं। और उनका ये कहना है कि साहब बेंजामिन नेतन्याहू खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं वो फर्जी हैं और इन मुकदमों को समाप्त किया जाए। और वो लिख रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं उनकी पोस्ट, उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखी है तो सोशल पे बहुत लंबी पोस्ट है। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की वो पोस्ट दिखाते हैं और इजराइल की जो आंतरिक राजनीति है अब उसमें भी वो नजर आ रहे हैं। अब दूसरी ओर यहाँ पर नेतन्याहू अब जिस तरह से गजा पर पिछले करीब 2 साल से हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी वहाँ की जनता में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप का उनका अपना सोशल मीडिया है, वो ट्रुथ सोशल नाम से, उस पर वो लिखते हैं। इसमें ये लिख रहे हैं कि मुझे ये सुनकर झटका लगा कि इसराइल राज्य जिसने अभी अभी इतिहास में अपने सबसे महान क्षणों में से एक का अनुभव किया है और जिसका नेतृत्व नेतन्याहू कर रहे हैं, अपने महान युद्धकालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी हास्यास्पद विच हंट जारी रखे हुए है। और इसराइल की न्याय प्रणाली में एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप तब हुआ जब नेतन्याहू की जिरह जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी। यानी वो नेतन्याहू की आलोचना करने वालों को भी उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं जिस तरह से अपने देश की मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको खरी खोटी सुना रहे हैं। तो अब इजराइल की आंतरिक राजनीति में भी दखलंदाजी करते दिख रहे हैं। और इधर हमास की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय जगत कोशिश करते दिखाई पड़ रहा है कि जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी रिहाई की मांग और युद्ध विराम की मांग पर कोई बातचीत हो, लेकिन नेतन्याहू या इसराइल इसकी तरफ से कोई पहल करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब और दूसरी ओर जो गजा पट्टी पर हमले कर रहा है इसराइल, उसको लेकर भी इसराइल की जनता में नाराज़गी एक बार फिर दिखाई पड़ने लगी है। तो ये इसराइल के लिए और ख़ास तौर पर नेतन्याहू के लिए ये बहुत एक कह लीजिए कि दुविधा वाला क्षण है। हाँ बिल्कुल, बहुत दुविधा वाला क्षण है क्योंकि उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। और कल ही समीर जी जो येरूशलेम पोस्ट है उसकी एक कंपनी है वाल्ला जी, उसने एक कराया पोल जनमत संग्रह और उसमें ये आया कि 62% इजरायली जो हैं वो हमास के साथ युद्ध विराम चाहते हैं और उसके साथ समझौता चाहते हैं। चूँकि नेतन्याहू जो है वहाँ 56,000 से ज़्यादा अब तक जो है नागरिक मारे जा चुके हैं गाजा में, वेस्ट बैंक में, और अभी तक वह हमास के कब्जे से अपने सारे बंधकों को नहीं छुड़वा पाए हैं। तो एकदम फेलियर साबित हुए, तो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से कूद रहे हैं उनके समर्थन में, यह बहुत समीर जी बड़ा मज़ेदार है। और वो जो मतलब एक तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो ईरान के साथ वो युद्ध में कूदे तो वो
नेतन्याहू को बचाने के लिए ही कूदे। जी हाँ, ये अपनी उस पोस्ट में उन्होंने स्वीकार किया। जी, और चूंकि वहां की जनता ये कह रही थी कि एक ईरान के साथ युद्ध में नेतन्याहू ने इसलिए धकेला है देश को क्योंकि उनके खिलाफ वहां पर एक राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा था। हाँ, बिल्कुल, उनके खिलाफ एक राजनीतिक माहौल तैयार हुआ था, ये बात सामने आने लगी। और सबसे बड़ी बात समीर जी कि जो बिल क्लिंटन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि भाई 20 साल से नेतन्याहू सत्ता में टिके हुए हैं और ये चाहते हैं कि लंबे समय से सत्ता में टिके रहे, तो इसलिए लंबे समय तक युद्ध में उसको इजराइल को रखना चाहते हैं। और ये साफ तौर पर आया, ये आरोप पहले भी लगे कि इसलिए इन्होंने ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। और जो लिखा है उन्होंने ट्रंप ने समीर जी, वो लिख रहे हैं कि बीवी नेतन्याहू एक योद्धा थे, शायद इजराइल के इतिहास में कोई अन्य योद्धा नहीं था और इसका परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया में कहीं भी सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक का पूर्ण विनाश, और यह जल्दी ही होने वाला था। हम सचमुच इजराइल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, यानी कहते कि इजराइल का सर्वनाश होने वाला था और हम तो इजराइल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। और इजराइल के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसने बीवी नेतन्याहू से ज्यादा कठिन या अधिक सक्षमता से लड़ रही हो। इसके बावजूद मुझे अभी पता चला है कि बीवी को इस लंबे समय से चल रहे वह मई 2020 से हॉरर शो से गुजर रहे अनसुना। और ये आगे लिखा है कि ये पहली बार है जब किसी मौजूदा इजरायली प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जा रहा है और सोमवार को अदालत में उन्हें बुलाया गया है, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। इसी सोमवार को उनकी पेशी हुई है अदालत में। अब देखना यह कि सोमवार को पेशी से बचने के लिए अब कहाँ नया मोर्चा इजराइल खोलता है। हालांकि बुरी तरह पिटा है इजराइल ईरान से, तो कमर टूटी हुई है, लेकिन फिर भी चूंकि सत्ता में बने रहना है नेतन्याहू को, तो वो कहाँ नया मोर्चा खोलते सोमवार से पहले ये देखना होगा। जी बिल्कुल, नेतन्याहू बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अब उनके समर्थन में वहां की घरेलू राजनीति में भी उतर आए हैं, वो उसके लिए इस्राइल के लिए भी एक उसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। ईरान युद्ध को लेकर भी और उससे पहले जिस तरह से गजा पर वो हमले कर रहे हैं और हमास के साथ जो लड़ाई हो रही है पिछले करीब 2 साल से, और दूसरी ओर खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में घिरे नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां की जनता भी उनके खिलाफ है। उनके तमाम जो उन्होंने नीतिगत फैसले लिए हैं और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में जिस तरह से ईरान के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, और दूसरी ओर इस युद्ध को छेड़ने के बाद जिस तरह से सीज फायर को मजबूर हुए हैं इस्राइल और अमेरिका दोनों ही, इससे इन दोनों देशों के भीतर भी ज़बरदस्त नाराज़गी है कि आपने इतना बड़ा अभियान चलाया लेकिन वो मिशन पूरी तरह से नाकाम रहा। हाँ, पूरी तरीके से नाकामयाब रहा मिशन। और ये साफ तौर पे आया चूंकि अब ट्रंप को खुलकर जो है इजराइल को धमकी देनी पड़ रही है, मतलब इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि इसको माफ करो बेंजामिन नेतन्याहू को, और वरना हम जो है कूदेंगे। ये साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इतना कुछ दिया है उसके लिए इस तरह की चुड़ैल का शिकार मेरे लिए अकल्पनीय है। वह इससे कहीं बेहतर के हकदार है और इजराइल राज्य भी। बेबी नेतन्याहू का मुकदमा तुरंत रद्द किया जाना चाहिए या एक महान नायक को माफी दी जानी चाहिए जिसने राज्य के लिए इतना कुछ दिया है। यानी या तो उनका मुकदमा रद्द करो या उनको नेतन्याहू को माफी दे दो। शायद ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं जानता हूं जो बेबी नेतन्याहू की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एमआई के साथ बेहतर तालमेल में काम कर सकता था। और फिर आगे जो जहां वो खत्म कर रहे हैं अपनी बात, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लिख रहे हैं ट्रंप साहब जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका ही था जिसने इजराइल को बचाया था और अब यह संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा जो बीबी नेतन्याहू को बचाएगा। न्याय का यह उपहास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनको सजा दी गई नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू को अमेरिका आगे बचाएगा। यानी तख्ता पलट अब जो है वो अमेरिका जो है वो अभी तो करा रहा था ईरान में, ईरान में नहीं, तख्ता पलट कराएगा इजराइल में। ये एक तरीके से संकेत मिल सकते हैं दुनिया में क्या होने जा रहा है ये मालूम पड़ेगा। और ये भी बता रहे हैं कि इजराइल का जो कुछ भी अस्तित्व रहा वो अमेरिका के ही कारण रहा। उसमें जो अभी तक जो बातें होती थी कि इजराइल केवल अमेरिका के दम पर इतना उछलता है उस इलाके में, लेकिन अब उसी बात को डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं। नेतन्याहू के ये पक्ष में जरूर जा रही होगी बात, लेकिन इजराइल के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों की प्रतिक्रिया होगी। और ये वैसे भी अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, और उनके खिलाफ काफी ज्यादा माहौल है। लेकिन अब जिस तरीके से खुलकर नेतन्याहू के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं ट्रंप, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि या तो उनको माफी दो या मुकदमा खत्म करो, वरना हमने इजराइल को बचाया, हम नेतन्याहू को भी बचाएंगे और न्याय का उपहास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी नेतन्याहू को सजा जो है वो
मतलब वो स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि समीर जी नेतन्याहू के 2 सहयोगी जो हैं पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और गिरफ्तारी नेतन्याहू की भी होनी है। हो सकता है सोमवार को अदालत से ही जेल भेज दिए जाए नेतन्याहू, ये भी हो सकता है। तो उससे पहले ही वहां की न्यायपालिका को धमकाने का काम जो है वो ट्रंप साहब कर रहे हैं कि हम इसको मतलब हमने इजराइल को बचाया और नेतन्याहू को भी बचाएंगे, ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो ये अब एक अलग एक मोर्चा खुल गया है कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर नेतन्याहू के बचाव में आ गए हैं, और जबकि वहां पर उनकी अदालत में सुनवाई होनी है, वहां की अदालत पर दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू को माफी दी जाए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना चलाया जाए। और नेतन्याहू का जिस तरह से इस्राइल में अपने देश में विरोध हो रहा है, तो विरोध करने वालों को किस तरह की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इसकी एक तीखी प्रतिक्रिया होगी। अभी वहाँ के राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, सिविल सोसाइटी की क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में अभी खबर नहीं आई है, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत ही तल्ख होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यानी इस्राइल में भी एक मोर्चा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जल्दी ही खुलने वाला है। अमेरिका में तो खुला ही है और दुनिया भर में खुला हुआ है। ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ कई मोर्चे खोल लिए हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, कई मोर्चे खोल लिए हैं, अपने खिलाफ भी खोल लिए हैं। ट्रंप के खिलाफ जो मोर्चे मतलब इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो मोर्चे खुले हुए हैं उसमें भी अपने लिए वो मोर्चा खोल रहे हैं। यानी अब ट्रंप जो हैं वो सब जगह हस्तक्षेप कर रहे हैं अंदरूनी राजनीति में, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। और कल नाटो के जो सम्मेलन में थे वहाँ उन्होंने 18वीं बार फिर कह दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध कराया। अब तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मैंने मोदी से कहा कि अगर आप युद्ध सीजफायर नहीं करेंगे तो मैं ट्रेन आपके साथ डील निरस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ये साफ तौर पर कहा। अभी तक तो ये कहते हैं मैंने सीजफायर कराया, ट्रेड का धमकी देके मैंने कराया। अब तो साफ साफ शब्दों में कहा कि मैंने कहा, मोदी से कहा कि अगर आप सीजफायर नहीं करेंगे तो मैं ट्रेड जो है निरस्त करूंगा। ये 18वीं बार जो है वो बोल चुके हैं ट्रंप साहब अब नाटो के सम्मेलन में जाकर। तो ये एक बार उन्होंने फिर यानी 18वीं बार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बयान दिया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि ईरान और इस्राइल के बीच में सीज फायर को लेकर इस्राइल और अमेरिका किस तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं अपने देश में भी। और वहाँ ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई थी तो फिर उसको क्यों रोका गया, और परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए गए वो नाकाम क्यों रहे। उससे अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था है उसकी भी पोल खुल गई कि जिसको सबसे मजबूत अटैकिंग सिस्टम कहा जा रहा था, वो जो बंकर बस्टर बम्स वहां पर गिराए गए उनसे ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और आप दावा कर रहे हैं कि परमाणु ठिकाने और परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। तो ये एक जो पेंटागन की रिपोर्ट ये बता रही है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जिस तरह से उनके बार बार सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं, वहां इस खबर को चलाने वाले मीडिया हाउसेस की जो बुराई हो रही है, उनकी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ भड़ास निकाली जा रही है, वो उससे ये पता लगता है कि ये युद्ध जो ईरान के खिलाफ वो सीधे कूद पड़े युद्ध में, उनके लिए कितना एक बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो कूद पड़े युद्ध में। और ये साफ तौर पर आ रहा है समीर जी कि ट्रंप को इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए था, लेकिन अब तो स्वीकार कर रहे हैं कि वो युद्ध में कूदे। और अब ये भी खुलकर आ गया समीर जी कि ईरान के खिलाफ जो युद्ध था, जो हमला किया इजराइल ने ईरान पे, वो ट्रंप की मर्जी से ही हुआ। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि दिसंबर से प्लानिंग बन रही थी और फरवरी में जब नेतन्याहू गए थे व्हाइट हाउस तो उन्होंने जाके वहाँ प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में सैयद अली खामेनी जो है उनकी हत्या भी शामिल थी, ये भी उस प्रेजेंटेशन में था। ये वहां से रिपोर्ट्स आई। तो अब जब तो खुलकर सामने आ गए कि भाई इजराइल को भी हमने बचाया और नेतन्याहू को भी हम बचाएंगे, ये अब साफ तौर पर घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो साथ देने का वादा किया था, यानी पीछे से पूरा सपोर्ट कि आप ईरान पर हमला करिए इसराइल को, और तभी इसराइल इस हमले में कूदा है। लेकिन धीरे धीरे वो सपोर्ट कम होता गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में
इसके लिए समर्थन नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उनके अपने सरकार में जो उनके सहयोगी हैं JD Vance उपराष्ट्रपति, वो भी ईरान के खिलाफ इस तरीके से आक्रामक होने की राय नहीं दे रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें कूदे और इसको लेकर ट्रंप और नेतान्याहू में भी ज़बरदस्त बहस हुई और गाली गलौज तक हुई है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अमेरिका और इसराइल के जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ से। दूसरी ओर इस युद्ध में 12 दिन तक खिंचा है युद्ध, उसके दौरान कई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि इसराइल की सैन्य क्षमता खत्म होने वाली थी, वो ज़्यादा लंबे समय तक ईरान के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसलिए नेतान्याहू के दबाव में अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में, ईरान के खिलाफ युद्ध में सीधे तौर पर कूदना पड़ा। लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद भी रुके और इसराइल को भी रुकने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया। हाँ बिल्कुल, इसराइल को भी तैयार कर लिया और खुद भी रुके और दूसरी बात की अब उन्होंने स्वीकार भी कर लिया जी हाँ। कि वो युद्ध में कूदे और क्यों कूदे, तो इसराइल को बचाने के लिए कूदे और नेतन्याहू को बचाने के लिए कूदे। तो और अब वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अब वो इसराइल और हमास के बीच जो है सीज फायर कराएंगे। हाँ। ये भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि वो अब नेतन्याहू को बचाने के लिए अब हमास के साथ समझौता कराएंगे, ये इसका। और ये आपको मतलब जानकारी होगी कि हमास का जो स्थापना हुई उसके पीछे भी इजराइल और अमेरिका ही थे, क्योंकि वहाँ फिलिस्तीन लेबर जो है मतलब लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको कहा जाता था, जिसके नेता यासिर अराफात थे, उनको चुनौती देने के लिए जो समूह जो है मतलब जो एक तरह से कहा जाए कि उग्रवादी समूह जिसको कह सकते हैं आप, मतलब मिलिशिया जो जिस तरीके से वो तैयार कराया गया था हमास, तो वो यासिर अराफात को नुकसान पहुंचाने के लिए हमास की जो थी वो गठन किया गया था, उसके पीछे अमेरिका और इजराइल थे। तो अब क्या अमेरिका अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर हमास और इजराइल के बीच कोई समझौता कराएगा, चूंकि हमास जो है वो पकड़ से बाहर जा चुका है और चूंकि ठीक है स्थापना आपने कराई, लेकिन अब जब वो अपने एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो उस कॉज के सामने नेतन्याहू क्यों आ रहा है? बिल्कुल। तो ये अब सवाल उठा है। तो नेतन्याहू से झगड़ा है तो क्या आप ये रोक लगवाएंगे ट्रंप इसको? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो वो घोषणा कर रहे हैं कि इसको भी वो सीज फायर कराएंगे और फिर उनकी जो लिस्ट है नोबेल पुरस्कार की शांति स्थापित करने के लिए, उसमें शायद एक सीज फायर और जुड़ेगा। जी बिल्कुल, एक सीज फायर और जुड़ जाएगा हमास और इसराइल के बीच अगर वो सीज फायर करा लेते हैं। लेकिन अब ये सीज फायर होता है या नहीं होता है, अभी ताज़ा तरीन हमास की ओर से दावा किया गया है कि वहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि गजा पट्टी पर फिर से इसराइल का हमला हुआ है। कई लोगों की जान गई है, इस दौरान भी जान गई है जिस दौरान ईरान के साथ उसका युद्ध हो रहा था। लेकिन हमास के ताज़ा हमले में इसराइल के भी कई सैनिकों की जान जाने की खबर है। अमलेंदु जी, बताया जा रहा है कि कम से कम 7 सैनिकों की जान गई है इस हमास के ताज़ा हमले में। इसराइल कल ही जो हमला हुआ है उसमें 7 की जान गई है और वो हमास का जो उनका जो गाड़ी थी इनकी इसराइल की सैनिकों की, वो एक विस्फोटक भरे उससे जाके टकरा गई, ये हुआ। लेकिन इस बीच खबरें जो वहाँ से आ रही हैं वो बहुत भयावह खबरें समीर जी कही जा सकती हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी, मतलब पुलिस के साथ लेकर इजराइल के कुछ जो उग्रपंथी समूह हैं उन्होंने वहाँ कई हमले किए हैं फिलिस्तीनी बस्तियों पे। हाँ। ये भी सामने आया है। तो अब ये देखते हैं कि मतलब किस तरीके से आगे वहाँ बढ़ रहा है और तनाव किस तरीके से वहाँ बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स अब इस युद्ध के बाद यानी युद्ध रुकने के बाद, सीज फायर के बाद कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो इसराइल और अमेरिका के तमाम जो दावे थे उनका पर्दाफाश करती दिखाई पड़ रही हैं। इसराइल ने कहा कि हमने कई कमांडरों को मार दिया ईरान के, लेकिन वो कमांडर जिनको मारने का दावा इसराइल की ओर से किया गया वो अब दिखाई पड़ रहे हैं ईरान में जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है इस जीत का, वो जीत जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ हासिल की है और अमेरिका के खिलाफ हासिल की है, ये वहाँ के लोगों का, आम जनता का ऐसा मानना है। दूसरी ओर इसराइल और अमेरिका में आम जनता अपनी सरकारों के, अपने जो उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके खिलाफ नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं और इधर नेतान्याहू के खिलाफ भी वहाँ पर माहौल बन रहा है और नेतान्याहू कानूनी
पचड़े में भी उलझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें उनका डोनाल्ड ट्रंप का साथ मिल रहा है और एक तरीके से वो इस्राइल की जनता को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको नेतान्याहू के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इससे तो जो उनका जो लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं उससे यही साफ पता चलता है। हमले हाँ बिल्कुल यही साफ पता चलता है कि मतलब वो इस्राइल के लोगों को धमका रहे हैं कि ये जो एक तरीके से कहा जाए कि आप मतलब उनका जो प्यादा है नेतन्याहू उसके खिलाफ मत जाओ, जो अल्पमत का प्रधानमंत्री है, इसके खिलाफ जाओगे तो हम इस्राइल को भी तबाह कर देंगे। शायद ये धमकी देना चाहते हैं ट्रंप कि हम साथ नहीं आएंगे, इस्राइल हमारी ही बदौलत जो कुछ है उसका अस्तित्व है, हमने बचाया है, वरना ईरान तुमको मार के फिट कर देता। ये सब बताने की शायद कोशिश कर रहे हो तो, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गए हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है समीर जी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है समीर जी वो भारत से भी है, उस पर मुझे लगता है चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। जी बिल्कुल। खबर ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए थे कांग्रेस ने, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया था। उसके जवाब में जो कांग्रेस का ईगल ग्रुप है जो कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया है, उसने एक विस्तृत जो है वो जवाब लिखा है इसको चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग को जो है वो साफ तौर पे उसने कहा है कि भाई आपका जो आपने हमको जवाब दिए हैं ये सब ठीक ठाक नहीं है और हम इसको मांग करते हैं कि आप हमको इसकी वीडियो वगैरह दें, ये सब उन्होंने कहा है। तो वो पत्र जो है हम दिखा भी सकते हैं कि क्या क्या वो पत्र है। और ये इसने लिखा है समीर जी कि उसमें जो उल्लेख की गई है जो बातें, वो महत्वपूर्ण बातें ये है कि मई 2024 के लोकसभा चुनाव और नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में अचानक और अस्पष्टीकृत वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि पिछले 5 वर्षों में हुई कुल वृद्धि से अलग है, जिससे सांख्यिकीय विसंगति का संदेह पैदा होता है। शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित उछाल भी एक बड़ी चिंता के रूप में चिन्हित किया गया है। और फिर इस ईगल ग्रुप ने चुनाव आयोग से यह आग्रह किया है कि वह महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदान दिवस की वीडियो फुटेज और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों की मशीन पठनीय डिजिटल प्रति तत्काल प्रदान करे। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना यह है कि हमने तो सारे पार्टियों को मतदाता सूची दे दी थी, लेकिन वो मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी नहीं थी। और मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी इसलिए मांगी जा रही है कि जो डुप्लीकेसी है उसको पकड़ा जा सके। और मशीन रीडेबल अगर डिजिटल कॉपी नहीं होगी तो उसको नहीं पकड़ा जा सकेगा। ये साफ तौर पे तो चुनाव से कहा गया क्या मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी जो है वो हमको प्रदान कीजिए, तभी वो जो फर्जी बोझ बड़े हैं वो पकड़ में आएंगे। और चुनाव आयोग वो देना नहीं चाहता, ये इसका है। जी बिल्कुल। और चुनाव आयोग का जो जवाब हर बार दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, अभी महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में हो चाहे हरियाणा के, वो यही कह रहा है कि जो कुछ हुआ है सब ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ कई जो एविडेंस है उनके आधार पर कहा जा रहा है कि अचानक मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ रही है, 5 बजे के बाद इतनी संख्या कैसे बढ़ रही है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इस पर जो सवाल है उसको दोहराए भी हैं और चुनाव आयोग के जवाब के बाद एक बार फिर अपनी उन सवालों को दोहराया है कि हम लोग चाह क्या रहे हैं और चुनाव आयोग से जवाब क्या मिल रहा है। तो सुनते हैं एक बार पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, चुनाव आयोग के जवाब पर, और जो चुनाव आयोग के ऊपर मतदाता सूची में हेरफेर से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से डैमेज करने की, हैक करने की जो कोशिश की गई है उस पर उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। हमारी पहले जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब दे दिए जाए, उसके बाद फिर हम आएंगे और शेर व शायरी सुनने की बात कर रहे हैं कि शेर व शायरी भी सुनेंगे अमलेंदु जी। हाँ, शेर व शायरी सुनेंगे, ये कह रहे हैं। हालांकि शेर व शायरी पुराने वाले जा चुके हैं, लेकिन जो नए वाले आए हैं वो शायद शेर व शायरी करने वाले से ज़्यादा गंभीर और महीन जो है वो मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वो तो शेर व शायरी करके जो थे बहुत कुछ अपना उगल भी देते थे, मगर नए वाले तो बिल्कुल खामोश है, चुप्पा हैं और काम उसी तरीके से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरीके से पहले वाले करते थे। तो अभी इनको लेकर ये सवाल उठाए। लेकिन इस बीच जो है समीर जी, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो नीट का एग्जाम कराती है, उसको लेकर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और आज जो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और NSUI के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसको लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और उनका कहना ये है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो और ये भी कहा है उन्होंने कि जब भी नीट का एग्जाम होता है तो नई नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। NTA जो भी एग्जाम कराती है उसका डेटा लीक हो जाता है। अब CBI ने एक FIR की जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए,
इस FIR में OMR शीट की बात हुई है, जिससे लेकर पैसे बदलने की बात आ रही है। और उन्होंने मांग की है कि हम नीट जैसी परीक्षा की गड़बड़ियों को इसलिए उठाते हैं क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जो कि हेल्थ सिस्टम की बैकबोन होते हैं। तो सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी। और ये कई बार इस परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको तमाम परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है, वो बार बार सवालों के घेरे में रहती है। सुनते हैं वरुण चौधरी को क्या कह रहे हैं। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी, उसका हम नया नाम देते हैं, वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। बार बार जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा अभी CBI ने एक नई FIR करी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ, ये मानते हैं हम कि बेल दे दी गई, लेकिन जो आरोप लगे वो बार बार ये दिखाते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम कराने के पीछे जो एजेंसी है NTA, जो बार बार शक के घेरे में है। पिछले साल का आपको नीट का समय याद होगा कि हमने बड़े पैमाने पर बार बार नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली थी उजागर करी थी। और NTA खाली नीट को लेकर नहीं, जो भी एग्ज़ाम कराती है, CUT का आप लोगों के सामने उदाहरण कि किस तरीके से पूरा डाटा लीक होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों के पास फ़ोन कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कुछ मेरे मीडिया साथी हैं, इनके जो परिजन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो नीट का या CUT का, वो खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास फ़ोन कॉल्स मैसेज जाते हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डाटा लीक भी NTA कराता है। और जो ये FIR हुई, आप उसमें देखेंगे, उसमें OMR शीट की बात हुई। जिन लोगों ने पैसे दिए गए उनसे बार बार जो रैकेट हैं, जो कोचिंग एकेडमी के लोग भी कई बार देखने को मिलता है इसमें शामिल पाए जाते हैं। पहले पटना के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई कि वो OMR शीट को बदलने की बात करते हैं। तो सोचिए, जब OMR शीट की सारी डिटेल उन माफियाओं के पास है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और नीट जैसे एग्जाम, तो आप सोचेंगे, मैं बात बार बार बोलता हूं, नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के बाद देश के डॉक्टर बनते हैं, देश की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। पता लगेगा आने वाले समय पर जब बीजेपी के नेता अस्पताल में एडमिट होंगे। मैं ये नहीं चाहता वो एडमिट हो, मैं उनकी अच्छी लंबी आयु की, अच्छी स्वस्थ की तो बीजेपी नेताओं की कामना करता हूं, लेकिन जब अस्पताल में एडमिट होंगे कहीं वो डॉक्टर का बैच ना पूछने लग जाए कि 2024 वाले बैच के डॉक्टर हैं, 2025 वाले बैच के डॉक्टर हैं, तो इलाज कराने में खुद संकोच करेंगे। जब इस तरीके से नीट की दांधली होगी तो किस तरीके के बच्चे आएंगे। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो बच्चे मेहनत कर एग्जाम देते हैं, उनको फिर बहुत दर्द महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें अखबार में छपती हैं कि इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ वो बहुत बड़े शक के घेरे में कुछ गिरफ्तारियां हुई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का काम था कि बड़े लेवल पर NTA के जो अधिकारियों की जांच करी जाए, और बार बार ये NTA शक के घेरे में आता है, आपने देखा होगा, और न्यूज कटिंग्स के माध्यम से हमें भी बार बार देखने को मिलता है। तो बार बार जब NTA पर शक का घेरा आता है, तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि बार बार वो NTA को प्रोटेक्ट करने पर लगती है, और कोई भी बड़ी जांच अभी तक NTA पर नहीं बिठाई गई है। और ये हर साल का एक कॉमन तरीका हो गया कि FIR होती है, FIR के बाद लीली पोती करी जाती है और उस मुद्दे को डिलीट करा जाता है। तो हमारा इमीडिएटली ये है कि NTA के बड़े लेवल पर जांच हो, वरना जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने NTA के बाद प्रदर्शन करा था, हम पे FIR करी गई, NTA बार बार उस FIR को परस्यू भी करता है कि इन पे और भी चार्जेस फ्रेम हो, तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े शक के घेरे में और नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो तुरंत या तो उसको डिलीट करी जाए या बड़े लेवल पर इसकी जांच करी जाए। और नीट की तो परीक्षा आपने देखा होगा, इस बार भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो शक के घेरे में। अगर FIR हुई थी एंटी करप्शन में, तो FIR किस व्याप पर हुई, और FIR हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है। और ये जो OMR शीट का खेल है, ये खेल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं इसके बाद संक्षेप में हमारे जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। बात बहुत क्लियर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तुरंत बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इनके जो अधिकारी परीक्षाएं कराती है। शायद ही कोई परीक्षा ऐसी होती हो जिस पर सवाल न उठते हो, जिसमें धांधली की शिकायतें ना आती हों और जिसमें लापरवाही की शिकायतें ना आती हों। कई बार ये कोर्ट में कई मसले गए हैं और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने, NSUI के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने, और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्हैया कुमार और वरुण चौधरी की हो रही है। NTA पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इधर कुछ राजनीतिक खबरों का और भी राजनीतिक खबरें हैं जिनका जिक्र हम करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार में वहां पर तेज प्रताप यादव RJD के नेता रहे, जिनको RJD ने निकाल दिया।
अब उनकी बातचीत हो रही है अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में, और शायद वो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो। उन्होंने खुद दावा किया है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद दावा किया है और ये उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि अपनी वीडियो कॉल पे बातचीत हुई है, उसका स्क्रीनशॉट तेजप्रताप यादव ने शेयर भी किया है अपने सोशल मीडिया पर, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो चुनाव से पहले अखिलेश से मिलने जो है लखनऊ जाएंगे, ये भी कहा उन्होंने। और अखिलेश ने उनसे पूछा कि इस बार कहाँ से चुनाव लड़ोगे, तो तेजप्रताप ने कहा कि चुनाव से पहले आपसे मिलेंगे। ये उनका जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो ट्वीट किया है ये सामने दिखाई पड़ रहा है तेजप्रताप ने। तो ये तेजप्रताप के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये वीडियो कॉल पर बात हुई है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है। दोनों की तस्वीरें दिख रही हैं, तेजप्रताप की और अखिलेश की। तेजप्रताप ने लिखा है कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं, और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उनको उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। उनके पिता लालू यादव ने ही कहा कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। लालू यादव एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, और तेज प्रताप अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पास। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं, या हो सकता है कि ये अखिलेश यादव ने भी सोचा हो कि इनको कहीं और जाएं तो उससे बेहतर है कि इंडिया इधर ही रखा जाए, इधर ही रखा जाए। फिर जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लेंगे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट देने, मतलब टिकट देने से लालू प्रसाद यादव थोड़ी लोग लेंगे। ठीक है, उनका जो है आपके परिवार से निकाल दिया तो आपका काम हो गया, परिवार से आपने निकाल दिया। लेकिन जो दूसरा गठबंधन से भी लड़ेगा तो आप कैसे रोक लेंगे? तो ये मुझे लगता है कि अखिलेश ने सही मूव जो है वो लिया है, और एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के इस पे सब पे जो है वो जो आशाएं थी उन पर पानी जो है वो फेर दिया है कि शायद तेजप्रताप यादव को लेकर बीजेपी कुछ मन में सोच रही हो, उस पर जो फेर दिया। इधर जो एनटीए जो की बात चल रही थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, उस पर कन्हैया कुमार ने भी अपनी बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कन्हैया जी ने जो कहा है उसको भी हम लोग सुनेंगे समीर जी। और कन्हैया ने भी जो है साफ तौर पे इस एजेंसी को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं, और उनका कहना साफ तौर पे ये है कि जो नीट की परीक्षा की पारदर्शिता उसे कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए जो है उस पर सवाल हैं, और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल सीबीआई की एफआईआर से उठे हैं। सीबीआई ने महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की जिसमें 2 गिरफ्तारियां हुई। ये गिरफ्तारियां एंटी करप्शन एक्ट के तहत हुई। ऐसे में सवाल है कि सीबीआई कह रही है कि इस मामले में एनटीए का कोई अधिकारी शामिल नहीं है, तो सवाल ये है कि फिर एक्शन एंटी करप्शन एक्ट तहत क्यों लिया गया? तो सुनते हैं क्या कहा है कन्हैया कुमार ने, और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार की नीट को लेकर, और नीट को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको लेकर। कि एक बार फिर नीट के एग्ज़ाम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और ये प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न सीबीआई के एफआईआर से उठा है। सीबीआई ने महाराष्ट्र में एक एफआईआर लॉन्च किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको बेल मिल चुका है, और ये गिरफ्तारियां एंटी करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। अब इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कि सीबीआई कह रही है कि इसमें एनटीए के कोई अधिकारी के संलिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी संलिप्त नहीं है तो एंटी करप्शन के तहत एफआईआर क्यों किया गया है? अगर ये इंडिविजुअल क्राइम है तो फिर एंटी करप्शन एक्ट को क्यों इन्वोक किया गया है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? दूसरा, जब 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं तो 2 लोगों को बेल कैसे मिल गई? और तीसरा कि जिस तरीके का डिटेल्स स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, क्या यह संभव है कि बिना किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता का इतना बड़ा गड़बड़ी जो है एग्जाम के अंदर हो? यह जो पूरा का पूरा परिस्थिति है उसमें देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है। अभिभावक बड़ी मुश्किल से
अपना पेट काट करके अपने बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि एक दिन वो बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर सही जगह सही स्थान प्राप्त करके उनका और अपने परिवार का और अपने जीवन का भला करेंगे। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और देश की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता हो। कोई साल ऐसा नहीं बीतता है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल वीडियो बनाने की है। चाहे वो परीक्षा के नाम पे वीडियो बनाएं, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तब वीडियो बनाएं, उनको बस रील बनाने से मतलब है। इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और हर साल नहीं, बहुत भारी मन से हम आपके बीच में आकर के ये बात रख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी देश की संस्थाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। परीक्षा कंडक्ट कराती है और भी बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है, उसको लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और लगातार इस पर सवाल उठते रहे कई बार कि इसको जो तमाम परीक्षाएं हैं उनको एनटीए से हटा दिया जाएगा या एनटीए को बदल दिया जाएगा, एनटीए को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारे सवाल भी आते रहे हैं, लेकिन एनटीए को ही सारी परीक्षाएं दी जा रही हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं कंडक्ट कराने की। बार बार हर साल वहां पर पेपर लीक से लेकर और तमाम तरह की धांधली की शिकायतें आने के बावजूद। हाँ बिल्कुल, तमाम आती हैं धांधलियाँ। और पिछली बार भी हुआ कि उसके पर्चे लीक हुए, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन चला। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा इस मसले को उठाया, संसद में मसला उठा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी था जिक्र करना पड़ा। हालांकि नीट का उन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन राष्ट्रपति को भी अपने संबोधन में जो दिया उन्होंने सदन में, दोनों सदनों के उद्घाटन करते समय, उसमें उनको इसका जिक्र करना पड़ा कि किस तरीके से परीक्षाओं में धांधलियाँ हो रही हैं। बड़ा मसला एक ये बन चुका है और समीर जी ये साफ देखने में आता है कि असल में किस तरीके से जो कहा जाए कि मेधा की जो नुकसान किया जाता है वो इस तरीके के भ्रष्टाचार से किया था। और सही सवाल उठाया कन्हैया कुमार ने कि भाई अगर कोई करप्शन नहीं था इसमें तो एंटी करप्शन में आपने क्यों एफआईआर दर्ज की? ये तो सीबीआई ने एफआईआर जो दर्ज किया उसी से मालूम पड़ता है ये करप्शन हुआ और फिर आप कह रहे हो करप्शन नहीं हुआ। तो यानी वही कि आप कितना भी कहते रहिए हम मानेंगे ही नहीं, लेकिन आप मुकदमा उसी में दर्ज करेंगे। तो ये बहुत सब सवाल जो आज जिस तरीके से एनएसयूआई ने और ये प्रेस वो भी कि आप हर बार धांधली हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उन मुकदमों में फिर सजा क्या हो रही है, उसको किस तरीके से उसको उसकी पैरवी कैसी हो रही है? हाँ बिल्कुल, पैरवी कैसे हो रही है ये साफ तौर पर पूछा जा सकता है कि इससे पैरवी इसकी क्या कर रही है। इसका मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आपने खाना पूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज कर ली और फिर धीरे धीरे मामला सुलटा दिया जाएगा, ये भी आरोप रख सकते हैं। लेकिन इसकी जांच कायदे से होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इसमें कोई शामिल नहीं है तो सरकार इसकी कायदे से जांच कराए और ये नुकसान जो छात्रों का होता है उसको रोका जाए। जी बिल्कुल। और ईरान से अमलेंदु जी एक ये भी जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अमेरिका में कि पेंटागन की रिपोर्ट आई है और उसको CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जैसे अखबारों ने उसको प्रकाशित किया है, प्रसारित किया है, उसको लेकर अब जहाँ पर जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है उनका भी एक बयान आया है और वो कह रहे हैं कि वो दावा बिल्कुल सही है जो CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहे हैं, बता रहे हैं, या फिर जो पेंटागन की ये खुफिया रिपोर्ट है जो लीक हुई है। हाँ वो कह रहे हैं कि एजेंसी की रिपोर्ट लीक करने वाले को जेल भेजना चाहिए। जी भाई, अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है या रिपोर्ट फर्जी है और मीडिया हाउसेस ने फर्जी रिपोर्ट छापी है तो आप उनको जेल भेजिए। मतलब आप जेल भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर फर्जी रिपोर्ट है, लेकिन आप स्वीकार कर रही हैं। यानी ट्रंप जो है, ये जो कह रही है कैरोलिन जो है उनकी जो प्रेस सचिव है ट्रंप की, कैरोलिन, तो ये तो इनका कहने का मतलब ये है कि इसे ट्रंप कह रहे हैं जी। तो आप साफ तौर पे स्वीकार कर रहे हैं कि भाई जिसने लीक किया उसको जेल भेजा जाना चाहिए। तो इसका मतलब रिपोर्ट सही थी। तो आपने खुद स्वीकार कर लिया एक तरीके से कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है जी। और आप फिर जो नेतन्याहू के समर्थन में पोस्ट लिख रहे हैं उससे भी साफ जाहिर होता है कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है और आप जो थे इजराइल को बचाने के लिए, खासतौर से नेतन्याहू को बचाने के लिए आप कूदे जी। तो इसके पीछे मुख्य कारण जो था वो यही था कि नेतन्याहू को बचाना था। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो यानी एक तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के जो दावे थे उनकी पोल समीर ये खुलती हुई नजर आ रही है कि एक तो जिनको बताया गया कि इजराइल ने बताया कि साहब हमने उनके कमांडरों को मार दिया है, उनमें से 3 प्रमुख कमांडर वो जीवित हैं, ये सामने आ चुका है। उसमें
से जो खासतौर से इस्माइल कानी जिनके बारे में सबसे पहले कहा गया था, कुछ कमांडर फोर्स के जो चीफ हैं, वो तेहरान में साफ तौर पर देखे गए हैं जश्न मनाते हुए, तो वो हैं। और इधर जिस तरीके से ट्रंप नेतन्याहू के समर्थन में कूदे, उनके बचाव में कूदे, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये अब ट्रंप जो हैं वो इजराइल के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और इजराइल के लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात जो है वो बिना अमेरिका के कुछ नहीं है। जी हाँ, ये साफ तौर पर संदेश जो है वो ट्रंप ने दिया है। तो ये ट्रंप ने एक तरीके से इस्राइल के अंदरूनी राजनीति को भी हवा दी है और सीधे तौर पर वो नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और वहाँ की जनता को जो नेतन्याहू का विरोध कर रही है उसको एक तरह से धमकी देते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ, बल्कि वहाँ की अदालत को भी, जिस पर जो सुनवाई होनी है सोमवार को नेतन्याहू के खिलाफ, उसको भी एक तरह से धमका रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको माफ़ी दी जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान और इसराइल के इस संघर्ष में इसराइल और अमेरिका के तमाम दावे जो किए गए थे वो किस तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। एक तरफ पेंटागन की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठा साबित कर रही है कि ईरान पर के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का दावा था कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान भी यही कह रहा था। यानी पेंटागन की जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वो ईरान के दावे का समर्थन करती दिखाई पड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज करती हुई दिखाई पड़ रही है। उधर इसराइल ने जिस तरह से ईरान के कई सैन्य कमांडरों को मारने की बात कही थी, वो सैन्य कमांडर युद्ध विराम के बाद अब जो ईरान में जश्न मनाया जा रहा है जीत का, वहाँ वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसराइल के भी तमाम दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं। इन सब के बीच अभी दोनों देशों के बीच सीज फायर बना हुआ है, युद्ध रुका हुआ है। ये कब तक रुका रहता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका को इससे ज़बरदस्त नुकसान की बातें हो रही हैं। जो रिपोर्ट्स इन देशों की मीडिया से या वहाँ की जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे भी यही साफ पता चल रहा है। और दोनों ही देशों में, चाहे अमेरिका हो और चाहे इसराइल, वहाँ की आम जनता अपनी सरकार के खिलाफ दिख रही है। प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में तो लगातार, और इसराइल में भी वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कई बार बयान आ चुके हैं और वहाँ पर नाराज़गी साफ दिख रही है। तो आगे क्या होता है इन सब पर रहेगी हमारी नज़र।